ये घटना है भारत के सबसे व्यस्त शहर मुंबई की, जहां एक पति और पत्नी हवस का गंदा खेल खेलते खेलते कब क्राइम कर बैठते हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपको अपने YouTube चैनल कलयुग की क्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत करता हूँ। यह घटना आज से 4 वर्ष पहले की है। मुंबई निवासी अविनाश, जिसकी माँ अमेरिकन है और उसके फादर मुंबई के जाने माने बिल्डर हैं। उसके माँ और पापा की लव मैरिज होती है। अविनाश के जन्म के कुछ समय बाद उन दोनों में तलाक हो जाता है। अविनाश अपनी माँ के साथ अमेरिका के लॉस एंजलिस में चला जाता है। वो वहाँ 10-12 साल रहता है। उसके बाद इंडिया आता है और आकर अपने फादर का बिजनेस संभालता है। लगभग 1 साल बीत जाने के बाद उसके फादर उसकी शादी करने की सोचते हैं और इसी क्रम में उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो खुद एक बड़े परिवार से था तो अमीर घराने की लड़की ही उसके लिए देखी जाती है। लड़की देखने के क्रम में उसकी मुलाकात नताशा से होती है। एक नजर में वो नताशा को पसंद कर लेता है और नताशा उसे पसंद कर लेती है। दोनों में बात होती है। अविनाश कहता है कि मैं एक खुले विचार का लड़का हूँ और मुझे आज के समाज में होने वाली किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नताशा भी बड़े घर की लड़की थी, वो भी नाजों में पली बड़ी थी। उसको भी ये बात पसंद आती है और वो भी कहती है मैं भी खुले विचारों की लड़की। तो वो दिन आता है दोस्तों जब उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद अविनाश और नताशा हनीमून के लिए थाईलैंड के पटाया जाते हैं। पटाया बीच पे 1-2 दिन जब उन्हें रहते रहते हो जाते हैं तो पटाया बीच पे समुद्र में नहाने के बाद नताशा चेयर पे लेटी हुई थी। उसके सामने से एक बहुत ही हैंडसम अंग्रेज गुजरता है। वो अंग्रेज को घूरती रहती है और उसको देखती रहती है। अंग्रेज भी उसे घूरते हुए देख लेता है। अंग्रेज भी उसे घूरता रहता है और घूरते घूरते आगे बढ़ जाता है। इस सब चीज को अविनाश नोटिस कर लेता है। नोटिस करने के बाद अविनाश नताशा के पास पहुंचता है और नताशा को कहता है क्या इरादा है। नताशा कहती है कुछ नहीं, मेरा तो कोई इरादा नहीं। तो अविनाश कहता है कम ऑन नताशा, मैं खुले विचारों का लड़का हूँ और तुम अपनी बात मुझसे शेयर कर सकती हो। मैंने नोटिस किया है कि तुम उस हैंडसम अंग्रेज को घूरे जा रही थी। नताशा कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती है। तो उसके बाद अविनाश उस अंग्रेज के पास जाता है और उसको बताता है कि वो लड़की जो तुम्हें अभी घूर रही थी और तुम जिसे घूर रहे थे वो मेरी वाइफ है और चाहो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो आज की रात आप हमारे होटल के कमरे में आ सकते हो। अंग्रेज भी उसकी बात से सहमत हो जाता है क्योंकि अंग्रेज तो ऐसा चाहता ही था। इस दौरान बातचीत करते करते उसके बाद अविनाश अपने होटल का कमरा नंबर और होटल का एड्रेस उसको दे देता है और अपना फोन नंबर उसको दे देता है। उसके बाद वो लोग अंग्रेज, अविनाश और नताशा बैठकर जमकर शराब पीते हैं। उसके बाद अविनाश उन दोनों को रूम में छोड़कर बाहर चला जाता है। अविनाश ने पहले से ही एक रूम और बुक कर लिया था। जैसे ही अंग्रेज उनके पास आया था तो अविनाश ने एक साथ वाला रूम भी बुक कर लिया था। अविनाश साथ वाले रूम में चला जाता है और नताशा और वो अंग्रेज पूरी रात हवस का गंदा खेल खेलते हैं। सुबह होती है, अविनाश नताशा के पास आता है और नताशा से पूछता है कि हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर नाइट। नताशा कहती है कि ही वाज अमेजिंग। लगभग 5 दिन वो वहाँ रुकते हैं और डेली ऐसा ही होता है। उसके बाद वो इंडिया वापस आ जाते हैं। नताशा और अविनाश अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में लग जाते हैं और इसी सिलसिले में उनका बिजनेस दुबई तक फैल जाता है। काम के सिलसिले में अब अक्सर अविनाश का आना जाना दुबई रहता है और नताशा घर पे अकेली रहती है। महीने में अविनाश लगभग 10 से 12 दिन के लिए इंडिया आता था। ज्यादातर समय वो दुबई में ही अपना बिता रहा था। अब पीछे से नताशा रोज किसी न किसी लड़के को बुलाती और उसके साथ रंगरलियां मनाती थी। जब अविनाश घर आता है तो उसका नौकर अपने मालिक को सारी बात बता देता है कि मैडम रोज अलग अलग लड़कों को घर पे बुलाती है और वो सारा दिन सारी रात घर पे रहते हैं। इस बात को सुनकर अविनाश आग बबूला हो जाता है। वो नताशा से बात करता है। नताशा को वो बोलता है कि मानता हूँ मैं खुले विचारों का लड़का हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज किसी को भी ऐसे घर में बुलाओगे और हमारी इज्जत को ऐसे खराब करोगे। नताशा चुप रहती है और मायूस हो जाती है। समय बीतता है। अब उनके बारे में इस बारे में कोई बात नहीं होती। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। 10-12 दिन रुकने के बाद अविनाश वापस दुबई चला जाता है। तो एक दिन बैठे बैठे नताशा अपने फेसबुक को स्क्रॉल कर रही थी तो वो अचानक रुक जाती है। वो देखती है एक सोमेश नाम के लड़के की आईडी। दरअसल ये जो सोमेश नाम का लड़का है ये कभी नताशा का एक्स बॉयफ्रेंड, पुराना बॉयफ्रेंड हुआ करता था। शादी से पहले नताशा का और उसका अफेयर था और उन दोनों के बीच में कई बार फिजिकल सेक्सुअल रिलेशन हो चुके थे। नताशा सोमेश को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। इधर से सोमेश उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। वो उसके फेसबुक पेज पर जाती है और देखती है कि अब सोमेश की भी शादी हो चुकी होती है। थोड़े दिनों के बाद
नताशा अपने पीए के हाथों सोमेश के पास एक जॉब का ऑफर भेजती है कि आपको हमारी कंपनी में जॉब के लिए ऑफर है और हम आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे और कंपनी का मैनेजर बनाना चाहते हैं। सोमेश इस ऑफर को ठुकरा देता है ये कहते हुए कि मेरी वाइफ कनाडा में रहती है, वो कनाडा में जॉब कर रही है और मैं भी यहाँ से जाने की सोच रहा हूँ और मैं भी कनाडा में जाके जॉब करूँगा। पीए आकर मैडम को बताता है कि मैडम ऐसे ऐसे बात है और उन्होंने जॉब के लिए मना कर दिया है। अब मैडम ये सुन के मायूस हो जाती है। अब नताशा थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाती है और फिर पीए को दोबारा उसके पास भेजती है एक नए ऑफर के साथ। अब पीए जाकर अविनाश को ऑफर देता है कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करें, हम आपको रहने के लिए बंगला देंगे, एक गाड़ी देंगे, नौकर चाकर देंगे और आपको कंपनी के मैनेजर पोस्ट पे रखेंगे। साथ ही 2 महीने बाद आपकी वाइफ को भी हम अपनी कंपनी में जॉब देंगे। ये सुनकर सोमेश, जो नताशा का एक्स बॉयफ्रेंड था, वो कंपनी में काम करने के लिए राजी हो जाता है और एक एग्रीमेंट कराता है कि मेरी जॉब लगने के ठीक 2 महीने बाद मेरी वाइफ, जिसका नाम की रीमा है, वो भी मुंबई में आकर इस कंपनी को ज्वाइन करेगी। उसके बाद अविनाश कंपनी ज्वाइन कर लेता है। कंपनी ज्वाइन करने के 7, 8, 10 दिन बाद कंपनी ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद पीए सोमेश को एक होटल का पता देता है और उसे बोलता है कि इस होटल में जाओ, वहाँ मैडम तुमसे मिलना चाहती है। सोमेश पीए के बताए हुए पते के अनुसार होटल में पहुँचता है और रूम का डोर नॉक करता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सामने जो शख्स था उसको देखकर सोमेश की आंखें चौंक जाती है, उसके चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ जाती है। वो देखता है कि सामने दरवाजे पे एक लेडी खड़ी है जो कि नताशा है और ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। सोमेश खुश भी होता है और विस्मित भी होता है कि मेरी जो कंपनी की मालिकिन है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो सोच में पड़ जाता है कि मैं इसे नताशा के नाम से बुलाऊं या मैडम के नाम से बुलाऊं। खैर, कमरे में अंदर एंट्री हो जाती है और नताशा अब उसको सब सच बता देती है। नताशा उसको बताती है कि कैसे मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो तुम्हारी आईडी देखी, वहाँ से मुझे पता चला कि तुम अभी इंडिया में ही हो और तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने तुम्हारी वाइफ की पिक भी देखी है और तुम्हें इस कंपनी में जॉब का ऑफर मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ और मैं तुमसे आगे भी प्यार करना चाहती हूँ। सोमेश इस बात से आपत्ति जताता है और कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं अब ये सब नहीं कर सकता। तो नताशा पहले तो उसको ऐसा बोल के डराती है कि देखो तुम्हारी वाइफ ने कनाडा में जॉब छोड़ने की एप्लीकेशन दे दी है, अगर तुम मेरी कंपनी छोड़ोगे तो तुम्हारी वाइफ की भी जॉब छूट चुकी है, तुम्हारे भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। और उसके बाद उसको तरह तरह के प्रलोभन भी देती है। सोमेश भी उसकी बात मान लेता है और फिर उन दोनों के बीच उस कमरे में फिजिकल रिलेशन बनते हैं। ऐसा अब लगभग डेली ही हो रहा था। 2 महीने बाद रीमा कनाडा से इंडिया आ जाती है, मुंबई आ जाती है और कंपनी ज्वाइन कर लेती है। थोड़े टाइम के बाद रीमा नोटिस करती है कि कंपनी की मालकिन नताशा उसके हस्बैंड के कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। औरतें इस चीज़ को बखूबी नोटिस कर लेती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। वो अपने पति सोमेश को कहती है कि तुम इस औरत से ज़रा दूर रहो। ये सब बातें सोमेश नताशा को बता देता है कि मेरी वाइफ ऐसे ऐसे नोटिस कर रही है और वो मुझे तुमसे दूर रहने की हिदायत दे रही है। नताशा कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है, चुपचाप उसकी बात सुनती है और उसके बाद नताशा वहाँ से चली जाती है। 10-12 दिन इन बातों को बीत जाते हैं। सोमेश एक मीटिंग में बिजी था कंपनी की, तभी उसके पास एक कॉल आता है और सामने वाला उसको बताता है कि तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है।
ये सुनकर सोमेश चौंक जाता है। सोमेश फटाफट मीटिंग छोड़कर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ जाके देखता है उसकी वाइफ जो है सीरियस हालत में है, इलाज चल रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। एडमिट होने के कुछ घंटे बाद उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब पुलिस तफ्तीश स्टार्ट करती है। तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जाती है तो नज़र आता है कि एक गाड़ी जिसने टक्कर मारी है उसका नंबर XYZ जो भी है वो है। पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि ये नंबर फेक है, गलत है, डुप्लीकेट कोई नंबर है। अब पुलिस का दिमाग ठनक जाता है। वो दोबारा से उस फुटेज को स्कैन करती है तो वो देखते हैं कि नताशा रोड साइड चल रही थी और एक गाड़ी जो अभी उधर थी जैसे ही नताशा के करीब आती है तो नताशा को जानबूझ के वो गाड़ी टक्कर मारती है और फिर उसके बाद निकल जाती है। अब पुलिस की जांच आगे बढ़ती है लेकिन उनको कोई क्लू नहीं मिलता कि ये गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था और ये जानबूझकर टक्कर क्यों मारी गई है। जांच आगे बढ़ने के क्रम में जब वो गाड़ी टक्कर मार के नताशा को भागी थी तो वो एक टोल नाके से गुजरी थी। पुलिस उस टोल नाके की सारी फुटेज निकलवाती है और पता करती है कि फास्ट टैग से उसका टोल टैक्स कटा हुआ था। वहां से पता चलता है कि ये गाड़ी एक टूरिस्ट कंपनी है जिसके नाम पे रजिस्टर है। पुलिस उस टूरिस्ट कंपनी के पास पहुंचती है और उसको बताती है कि उसको फुटेज दिखाती है, बताती है कि ये गाड़ी है और इस गाड़ी को उस दिन किसने हायर किया था। टूरिस्ट कंपनी वाले बताते हैं कि इस गाड़ी को फलां आदमी ने हायर किया था। जब पुलिस उस आदमी तक पहुंचती है तो पता चलता है कि जिस बंदे ने, जिस ड्राइवर ने, जिस शख्स ने उस गाड़ी को हायर किया था वो नताशा की कंपनी में काम करने वाला एक ड्राइवर है। उसको पकड़ लिया जाता है। जब उसको सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताता है कि ये सब मैंने मैडम के कहने पे किया। नताशा की कॉल डिटेल खंगाली जाती है। पता चलता है कि नताशा कॉन्स्टेंटली सोमेश जो कि रीमा का पति है, मरने वाली जो महिला है उसका नाम रीमा है और उसके पति सोमेश और इस कंपनी की मालकिन नताशा कॉन्स्टेंटली टच में है। दिन में 12-12, 14-14 घंटे बात करते हैं और कई बार उनकी लोकेशन साथ में होटल्स की भी मिली है। तो पुलिस इसे हत्या का केस मानकर एफआईआर दर्ज करके नताशा और सोमेश को हिरासत में ले लेती है। मैटर कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद ड्राइवर अपने बयान से मुकर जाता है और सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेता है। जब ऐसा वो करता है तो नताशा की जमानत हो जाती है और उसके बाद वो बरी भी हो जाती है। तो दोस्तों न्याय यहाँ, खैर न्याय की तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि न्याय का तो कोई, न्यायालय का या न्याय का या पुलिस का कोई दोष नहीं है क्योंकि उन्होंने असली मुजरिम तक पहुंच बनाई और उसे पकड़ा और कानून के समक्ष पेश भी किया। लेकिन यहाँ अपने पैसे के दम पर नताशा अपने आप को निर्दोष साबित करवा लेती है और बरी हो जाती है। तो ड्राइवर आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। नताशा ने अपने हवस के गंदे खेल के चक्कर में ना जाने ऐसा कितनी बार किया है जो कि हमारा सभ्य समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब नताशा अपने हस्बैंड के साथ दुबई में है और अपनी जिंदगी की सारी मौज लूट रही है। इस घटना के बाद, जेल से आने के बाद, सोमेश ने भी उस कंपनी में दोबारा ज्वाइन नहीं किया और वो कहीं अपना किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा है। तो आज की स्टोरी बताने का जो मकसद था दोस्तों वो ये था कि कैसे एक अमीर घर की लड़की और एक अमीर घर का लड़का जो एक शुरुआत करते हैं थाईलैंड के पटाया बीच से, एक अंग्रेज के सामने वो अपनी पत्नी को लुटा देता है और कैसे कानून का भी ये लोग दुरुपयोग करते हैं। और समाज में ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं जो उजागर हो जाती है या क्राइम की शक्ल ले लेते हैं तो वो उजागर हो जाते हैं, नहीं तो ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं जो समाज में उजागर नहीं होती। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की अपनी स्टोरी बंद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। जय हिंद, जय भारत।